अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी शो के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नास। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी साहब, ख़बरें मामलात वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आजकल आप बड़ी हेडलाइंस बना रहे हैं। क्यों, क्या मतलब? मैं तो हमेशा ही हेडलाइंस में होता हूँ। हेडलाइंस आपसे मुतालिक कम होती हैं, दूसरों से मुतालिक ज़्यादा होती हैं आपकी अच्छा। खबरें। चिड़िया की खबरें दूसरों से मुतालिक होती हैं, लेकिन चिड़िया ने हमें एक खबर दिया है। अच्छा। लेकिन ये चिड़िया वज़ीर आज़म की है। वो चिड़ा है, वो चिड़िया नहीं है। वो शायद काला कौवा है। हाँ, हाँ। अच्छा, खबर ऐसे है, हेडलाइन ऐसे है कि आप पे केस कर दिया गया है और आपने कोई खबर छापी थी, उस पर अदालत ने आपको जुर्माना भी कर दिया है। तो इतने बड़े जुर्माने, 15,000 रुपए के जुर्माने पे आप क्या कहेंगे? अच्छा। तो पर आप पूरी कहानी सुनना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसे आप ही है। मज़े लेना ऐसा चाहती क्यों हैं? हुआ सेठी साहब? इस पे बड़ी खुशी पाई जाती है कि कुछ तो होना शुरू हुआ ना फेक न्यूज़ के हवाले से। हाँ, जब तरमीम हुई उसके बाद। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसे है कि कुछ 6-7-8 माह पहले इसी प्रोग्राम पे आपके आने से कबल आपकी जगह पे जो साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पूछा जाते जाते, जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, कि जाते जाते कोई अच्छी सी चटपटी सी खबर सुना दे। अच्छा। मैंने कहा चटपटी तो खबर मेरे पास कोई नहीं है, मगर जो छोड़े पर उसने कहा नहीं कुछ तो बता देना। तो मैंने कहा यार बनी गाला में फड्डा हो गया। अच्छा। तो इतनी सी बात की मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब बनी गाला इस्लामाबाद में इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पता नहीं कितने फड्डे होते हैं हर रोज़। तो कहने लगे इस पर और वजाहत करें। मैंने कहा नहीं, वजाहत नहीं करनी। उसके बाद क्या हुआ कि पैमरा की तरफ से एक नोटिस आ गया चैनल को कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तौहीन की है, डेफेमेशन की है आपके प्रोग्राम के अंदर, और इसलिए आपको हम जुर्माना कर रहे हैं 10 लाख रुपए का। अच्छा, 10 लाख। तो उसमें और उसके अगले, और वो हमारी चैनल ने जाके अदालत से उसको फ़र्क करा दिया, कुछ स्टेशन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मुझे एक नोटिस आ गया कि आपने मुझे डिफेम किया है। मगर नोटिस में ये नहीं लिखा था कि मैंने क्या कहा है जिसके साथ आप डिफेम हो गए। आमतौर पे होता ही है कि जब नोटिस आता है किसी से, तो ये कहता है आपने फ़लाने प्रोग्राम में इस वक्त ये बात कही थी, और फिर पूरी ट्रांसक्रिप्ट होती है उस बात की जी। फिर उसके बाद लिखा जाता है मैं बहुत ज़बरदस्त शरीफ आदमी हूँ, आपने जो कहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है, आपको मैं अब अदालत में लेके जाऊँगा, आप प्रूव करें या माफ़ी मांगें या जो भी है। जैसे मोहसिन बेग साहब के केस में FIR थी, सेम। मगर उसमें ये लिखा जाता है कि मैंने क्या कहा था। अच्छा, इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, इससे ये कहा था बस आपने कर दिया डिफेम। तो खैर मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, वो बताओ तो सही मैंने क्या कहा है और किसके बारे में कहा है, आपको क्यों फिक्र है कि आपके बारे में कोई बात हुई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 12 चले तो इन्होंने इस्लामाबाद में केस कर दिया। वो 6-7 हेयरिंग शेयरिंग्स हुई हैं उसकी, मगर इन्होंने उस वक्त बाबर अवान साहब के हवाले अपने वकील कर लिए, बाबर अवान साहब को। बाबर अवान साहब आए भी, और मैं बड़ा परेशान और हैरान भी कि यार एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उसको आप अपने ज़ाती केस में गवर्नमेंट एक्सपेंस पे आप कैसे वकील कर रहे हैं। आपने कोई वकील करना है तो ज़ाती तौर पे किसी वकील को करें। ये क्या बात हुई कि एक MNA या एक सेनेटर है, या मेरा ख्याल सेनेटर है, तो उनको आपने ये कर दिया है, और वो भी एक हुकूमत की तरफ से। आप तो ज़ाती तौर पे ये इशू है, इसमें हुकूमत का तो इशू नहीं है। तो खैर उसके बाद फिर जब ये मैंने बात कही TV के ऊपर कि यार ये क्या हो रहा है, तो बाबर अवान साहब सॉरी करके हट गए, अपने बेटे को लगा दिया। अच्छा। अब उनका बेटा जो है वो केस इमरान खान साहब की तरफ से कर रहा है। तो ये जज साहब जो हैं, इनके आगे केस लगा है सेशन कोर्ट। हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि इसको डिसमिस करें। अब ये क्या सुनना है आपने, इसको डिसमिस करें, आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये मैं लाहौर में होता हूँ, लाहौर में करें मेरे ऊपर। ठीक, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो है, जज साहब ने कहा नहीं मेरी जुरिस्डिक्शन है, मैं यहीं करूँगा। अच्छा, ये मामला हुआ, और ये उन्होंने हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, मगर 7-15 हज़ार रुपये का फ़ाइन कर दिया कि आपने एप्लीकेशन की क्यों। हमारी मौक़िफ़ ये है कि हमारा हक है कि हम पिटिशन करें कि ये गलत हो रहा है या ये गलत हो रहा है, आपने जो फ़ैसला किया आप कर नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि नहीं है, मेरा हक है और मैं करूँगा, मेरी जुरिस्डिक्शन है, आगे बात बढ़ती। तो पहली बात तो ये है कि ये जज साहब कौन है, अभी देख लिया जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी एक डेफेमेशन केस किया था। हद तक ख्वाजा साहब ने इन पे इल्ज़ाम लगाया था कि शौकत खानम
मेमोरियल जो हैं के जो फंड्स हैं उनके बोर्ड ने वो $3 मिलियन के करीब किसी खान साहब के दोस्त को या किसी को पैसे दिए थे रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो उड़ गई है। उस वक्त खान साहब ने बयान दिया था कि नहीं, वो हमने दिए थे मगर वो हमें वापस मिल गए या मिल जाएंगे। तो ख्वाजा ने कहा था बताया ना वापस मिले भी हैं कि नहीं मिले या राइट ऑफ कर दिए हैं, और आप एक पब्लिक इस किस्म के अस्पताल के फंड्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में क्यों आप कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए। और वो भी दोस्त किसी दोस्त को वगैरह वगैरह इस किस्म की बात की थी उन्होंने। तो इमरान खान साहब ने आज तक तो ये पता नहीं चला हुआ क्या उसका, मगर खान साहब ने ख्वाजा साहब को कर दिया। इन ख्वाजा साहब ने फिर जब ये इस अदालत में केस आगे बढ़ा तो खान साहब की एक एग्जामिनेशन होनी थी, उनका एक बयान आना था इमरान खान साहब का। तो इमरान खान साहब ने वीडियो के ऊपर, अदालत नहीं आए, वीडियो के ऊपर अपना बयान बोल दिया, रिकॉर्ड करा दिया और जिरा का हक नहीं दिया। और जब ख्वाजा आसिफ ने कहा आप जिरा हम करेंगे, जो कि उनका हक बनता है, तो जज ने कहा नहीं आप जिरा नहीं करेंगे, और क्लोज कर दिया केस और आगे बढ़ने लगे फैसले तो की तरफ। ख्वाजा साहब ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि आप हमें जिरा का हक ही ना दें, हम तो असली बात तो पूछेंगे इनसे, फिर पता चलेगी दूध का दूध और पानी का पानी। खान साहब जरा आए तो सी सामने, तो ख्वाजा साहब हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा ख्वाजा साहब सही कहते हैं, ये जज साहब का फैसला बिल्कुल सरासर गलत है, और जज साहब को हुक्म किया गया ऊपर से, अदालत से, हाई कोर्ट से, कि बिल्कुल क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इमरान खान साहब का, और वो आएंगे और वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। वो मामला अब आके ठप पड़ गया। खान साहब, इमरान खान साहब नहीं आना चाहते सामने, आएंगे तो बहुत कुछ फिर बातें करने में समझानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी और फारग हो जाएंगी, मेरा ये असेसमेंट है। तो इसलिए वो तो वहाँ, अब यही जज साहब हैं अच्छा, इनके आगे सारे खान साहब के केसेस लगते हैं और उनको हर किस्म की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है, अगर कानून का यही तकाजा है तो ठीक है, मगर ये कौन सा तकाजा है कि हमें फ़ाइन कर दें। तो इसलिए अब यह जाहिर है कि हम अब जाएंगे हाई कोर्ट में, और हाँ हम कहेंगे ये देखें ये क्या कर रहे हैं, याद रहेगी ये किस किस्म के केसेस हैं, इसकी क्या नौयत है और कौन से जजेस हैं और ये क्या हो रहा है। 35 पंक्चर वाला आपका केस, तो अब आपने बात की 35 पंचर की, तो यहाँ तो मैंने क्लियर कर दिया कि हम इसको चैलेंज करेंगे और ये गलत जो फाइन किया गया और ये बिल्कुल अच्छा, जो ट्वीट की गई उसमें भी बताया नहीं गया कि ये कौन सी खबर है, तो बना के खबर और तो अपने दोस्तों यारों में जो इनके सहाफ़ी लोग हैं उनको दे दी उन्होंने, वो शुरू हो गए और इनके एक दो चैनल्स भी हैं जहाँ वो मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। चले, तो मतलब एक जजमेंट को फेक तरीके से पेश किया जा रहा है, इसका भी वक्त आएगा, हम देखेंगे कि ये फेक थी ये थी। अब आइए, आपने मुझे पूछ ही लिया 35 पंचर। 7 साल पहले 2014 में जब इन्होंने पहले मेरे पे इल्ज़ाम लगाया 35 पंचर का, तो मैं इनको अदालत ले गया। एक साहब और थे, सहाफ़ी थे, शाहिद मसूद साहब, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में आपसे तो शाहिद मसूद साहब ने भी मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैं दोनों को ले गया अदालत, अच्छा, लाहौर में। मैंने कहा चलिए आइए ज़रा बताए ना कहाँ है 35 पंचर। तो 7 साल मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा दफ़ा मुलतवी किया गया केस, क्योंकि खान साहब जवाब ही नहीं देते थे, जवाब ही नहीं देते थे पहले। फिर जब जवाब आया पता नहीं कितने सालों के बाद, तो उसमें उन्होंने कुछ इस किस्म की बात लिखी कि मैंने तो कुछ सुना था तो मैंने कह दिया। और शायद इशारा उन्होंने, शायद अब मुझे पक्का याद नहीं है, मगर इशारा शायद उन्होंने शाहिद मसूद साहब की तरफ किया था। शाहिद मसूद साहब ने बयान लिखा कि मैंने भी सुनाया था और मैंने शायद इमरान खान की बात सुनी थी, तो उन्होंने इन पे डाल दिया। ठीक, अब वो मैंने अदालत को कहा जी बुला लें दोनों को, यहाँ सामने रखे मेरे, मैं इनको पूछ लेता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, 7 साल हो गए हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक, खान साहब ने पब्लिक में भी ये कह दिया है हामिद मीर के प्रोग्राम पे, मैंने तो एम क्या कह दिया था। और उधर शाहिद मसूद साहब ने अब टीवी के आके कहा है कि मुझे तो गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, मैंने ये गलत इंफॉर्मेशन कर दी और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती हुई है और आई एम सॉरी, उन्होंने ये कह दिया। अब मेरा मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि खान साहब आएँ अदालत में, आके कहें आई एम सॉरी, और शाहिद साहब भी आए अदालत में, आके कह दें आई एम सॉरी। टीवी पे कह दिया, अंदर आके अदालत में भी कह दें आई एम सॉरी, हमने झूठ बोला था, या गलत फहमी थी, या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, या हमें फेक न्यूज़ दी गई थी जो हमने आदी। मगर बात यह है कि 3-4 साल मेरे साथ खान साहब ने जो किया है, इमरान खान ने, अजीज़ साहब ने, तो आप सोच नहीं सकते मेरे पे क्या गुजरी होगी। वो 7 साल हो गए मुझे इंसाफ नहीं मिला, यहाँ 7 महीने नहीं हो गए और खान साहब
के हक़ में 15,000 रुपये का मुझे ये जुर्माना किया है। अभी आखिरी स्टेज ये आई हुई है वहाँ हमारे केस में कि जज साहब तंग आ गए थे वहाँ कि यार कि कब तक मैं खींचूँगा, क्योंकि मैंने भी शोर डाला हुआ था कि यार जज साहब खुदा का खौफ करो, कोई इंसाफ दो। और ज़ाहिर है उन बेचारों के ऊपर क्या किस किस्म के प्रेशर्स होंगे ये तो मुझे नहीं पता, मगर बात यह है कि अब वो स्टेज आ गई थी कि हमने कहा था जज साहब ये आते नहीं हैं तो आप फिर जिसे कहते हैं इन एब्सेंशिया फैसला कर दें। ठीक है, तो आप नहीं आते, जवाब नहीं देते, डिफेंड नहीं करते, यकतरफा कार्रवाई करके ख़त्म करें। बिकॉज आमतौर पे तो 2-3 हेयरिंग से आप ना आए तो यकतरफा कार्रवाई हो जाती है, धमकी दी जाती है। इनको पता नहीं कितनी दफ़ा कहा गया है कि आप नहीं आएंगे तो हम फिर आपके खिलाफ फैसला कर देंगे। अच्छा, तो वो आते नहीं हैं। अब स्टेज आ गई थी, जज ने कहा यार अब बस बहुत हो गया, अब मैं करने लगा हूँ। अच्छा, तो अब फिर भागे आए इनके वकील, नहीं, ये हम बयान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो फिर सारा रोक दिया। तो मतलब ये है कि 7 साल एक तरफ और 7 महीने दूसरी तरफ नहीं हुए और 1500 रुपये। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया, मैं तो अपने वकील को एक बात ही कहूँगा कि जो ख्वाजा साहब के साथ हुआ है वो शायद मेरे साथ ये करने जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम एक एप्लीकेशन दे दें कि हमें किसी और जज साहब के आगे इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अच्छा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस रहे अदलिया में और अदालत में, और साथ साथ हम हाई कोर्ट में इस 15,000 वाली चीज़ को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नामुनासिब है और गैर आईनी है। चैलेंज तो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस भी हो गया लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और इस पे जो वकला तंजीमें हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं, सियासी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं। ये आपको कलदम करार देता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, मुझे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जो फेक न्यूज़ है और भी डेफिनेशंस हैं, शायद आपको भी पता है, उनका एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि फ़ेक न्यूज़ होती क्या है और डेफमेशन जो है वो कैसे किसी को हर्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। वो सारी जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं इसके अंदर, उनको तो अपने ऑर्डिनेंस के अंदर एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो उसके बगैर आप कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे किसी के ऊपर या कैसे उनको धरेंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या और क्या नहीं है। और यही इशू जो है हाई कोर्ट में सवाल पूछा जा रहा है कि ये जिस आर्टिकल के तहत पुराने पीका ऑर्डिनेंस में कोई डी क्लॉज है, ये कोई क्लॉज G21D इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका के बारे में कैटेगोरिकली बात की, इसके बेसिस के ऊपर गिरफ्तार किया है मोहसिन बेग को, तो ये तो बनता ही नहीं है। ये इसका तो तल्लुक ही नहीं है जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कही है कि टीवी पे बैठ के उन्होंने कहा कि जी वो एक किताब है उसे आप पढ़ लें, और इससे ज़्यादा बात ही नहीं की। तो जिसका हवाला क्लॉज का दे रहे हैं वो तो लगता ही नहीं है। तो आप बताएं कि आपने ये किया क्या है। और ठीक ठाक खिंचाई हुई है FIA डायरेक्टर्स की, और भी आगे होगी। उनको टाइम दिया कि आप जाके स्टडी करके आएँ और बताएं क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोअर कोर्ट्स में तो खैर हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं होती कि इंसाफ मिलेगा, बिकॉज बहुत प्रेशर आ जाता है एग्जीक्यूटिव की तरफ से। अच्छा, मगर अब हाई कोर्ट के अंदर हमारी तो यही उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो थोड़े से अपने पाँव पे खड़े होकर मजबूती के साथ हमें इंसाफ देंगे। बिकॉज ये अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये सारे होंगे, ये जिस किस्म के ये इस वक्त महाज बन रहा है, सारा मीडिया, सारी अपोजिशन, ठीक, सारी सिविल सोसाइटी, सारी ख़वातीन, हर बंदा जो है इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ है जिस तरीके से इसके अंदर तरमीम की गई है। और ये मैं यकीन रखता हूँ कि ये चैलेंज एक जगह पे नहीं, ऑलरेडी 2 जगह पे हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी हो गया। तो ये इंशाल्लाह इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे अदालतें कि ये आइन के ख़िलाफ़ है। इस कुछ जो कि वो क्लॉजेस या वो शिक जो कि मीडिया एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक़ में है। हाँ, लेकिन इस मामले पर हुकूमत बेशक अकेली है, बाकी सब एक तरफ हैं, लेकिन हुकूमत इस पर अकेली होने के साथ साथ डटी हुई है और उन्होंने तमाम एहतजाज या इख्तलाफ इस मामले पर मुस्तरद कर दिया है। देखते हैं अदालतें इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाती हैं। हम वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान की बात, जो कि रशिया का बहुत अहम दौरा करने जा रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने एक रूसी टीवी को इंटरव्यू दिया है। बहुत सी अहम बातें उसमें कही हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से। पहले हम आपको सुनवाएंगे कि भारत के साथ मामलात के बारे में वज़ीर आज़म का क्या ख्याल है। इस डिबेट से सेठी साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? आयशा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये डिबेट 70 साल तो हो गए हैं, डिबेट चल रही है। पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे को मिले हैं, कितने जर्नैल एक दूसरे को मिले हैं। तो ये भी मसला आपको हल होने वाला तो नहीं है। अब तो खैर और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसका आइनी स्टेटस कश्मीर का तब्दील कर दिया जी। तो वो तो अब, और ख़ान साहब ने तो इसको अब
पहले ये था कि रियासत के दरमियान इश्यूज थे, ठीक, मगर ज़ात इसमें नहीं आती थी। किसी तरीके से एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती तौर पे कोई नहीं अटैक करता था, जी जी, पॉलिसीज़ को अटैक किया जाता था। तो खान साहब ने तो नरेंद्र मोदी को ज़ाती तौर पे बहुत गालियाँ दी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से खड़े हो गए जी, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, बड़ा कुछ कहा आयशा, कुछ अब छोड़े, अब तो रिपीट भी नहीं कर सकते। तो आपका क्या ख्याल है कि वो इसके साथ डिबेट करेगा? और इस वक्त जिसे कहते हैं ना ड्राइविंग सीट में वो है, आप तो ड्राइविंग सीट में नहीं है, वो तो ले गए कश्मीर। अब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने आपसे तजारत करनी है जी, और आप थे जिन्होंने तजारत बंद की थी, उन्होंने बंद नहीं की थी। जब ये सब कुछ हुआ था, आर्टिकल 370 की विड्रॉल हुई थी जब 19 में, अगस्त 2019 में जी, तो पाकिस्तान ने रिस्पांस में सारी तजारत बंद कर दी थी। उस वक्त तजारत चल रही थी और आपको याद होगा अभी हाल ही में इमरान खान साहब को भी कहा गया था कि तजारत करें, अब नॉर्मलाइज करें, क्योंकि आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जियो पॉलिटिक्स पुरानी बात हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी में अब मीशत को स्ट्रॉन्ग करना है और हिंदुस्तान से बहुत सी चीज़ें तजारत के ज़रिए सस्ती आ सकती हैं, जो कि चाइना से भी ज़्यादा सस्ती आती हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और फौरी तौर पे आ जाती है। चाइना से आने में महीने 2 लग जाते हैं, इंडिया में बटन दबाएं वाघा से ठा करके अमृतसर से पंजाब से आ जाती है, जैसे माजी में होती है, चीनी आ जाती है, गंदम आ जाती है, जो सब्जियां वगैरह जो आपको ज़रूरत है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत नुकसान हो रहा है, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। तो अब इनको तकलीफ हो रही है, अपने एक कदम उठाने से इनको तकलीफ हो रही है। तो अब वो खान साहब को इन्होंने कहा था कि आप कर लें, खान साहब ने, जनाब कॉमर्स मिनिस्टर खुद थे ना, तो इन्होंने ओके कर दिया कि जी ठीक है जी, खोल दें तजारत, 2-3 आइटम्स के हम मंगवा लेते हैं। फिर इनको जब वो हो गया और इनके जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, क्या नाम है उनका, हमाद साहब, हमाद अजहर, हाँ, वो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम करने लगे हैं इंडिया से। तो जब कैबिनेट के अंदर आया तो कैबिनेट के अंदर किसी ने कहा होगा मर जाएंगे, हम नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इंडिया का यार है वो गद्दार है, और आप फिर अभी आपने मोदी को इतनी गालियाँ दी हैं और अब आप जाके तजारत करने जा रहे हैं और ये तो आप ऑपोजिशन खा जाएगी आपको, तो इस भागे यहाँ से। तो इन्होंने कहा सॉरी करके, और वो नहीं जी नहीं, हमने तो एवं इसने खुद ही कर दिया, हमने तो प्रूव ही नहीं किया था, और क्या बिना ने फैसला किया है, वो भाग गए वहाँ से जी। तो अब बात ये, अब फिर उधर ही आ रहे हैं घूम फिर के, अब फिर वहीं आ रहे हैं कि तजारत खोलनी है, और अब ये कि जी हमने डिबेट करनी है आपके साथ। लेकिन इसके साथ से सिर्फ इंडिया को निशाने पे नहीं रख रहे, वहाँ हिटलर से तशबीह दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उधर अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें अमेरिका का साथ देने पर बहुत नुकसान हुआ, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट एट द सेम टाइम आप रूस जा रहे हैं, तो इससे मैसेज क्या जाएगा, अमेरिका को मैसेज क्या जाएगा? अमेरिका को तो जो मैसेज जाएगा, जो अमेरिका ने आपको भी मैसेज एक दिया हुआ है कि अभी तक फ़ोन कॉल नहीं हो रही जो बाइडन की, और सोर्सेज हमारी ये कह रही हैं कि जो बाइडन भी समझता है कि इमरान ने ज़ाती तौर पे जो बाइडन को, एंथनी ब्लिंकन को, उनको वो खबरें मिलती रहती हैं, कोई जब तो वो सुन रहे होते हैं, वो डिएगो गार्सिया के अंदर जो जजीरा है वहाँ से बैठ के वो सारी कम्युनिकेशंस आपकी सुन रहे होते हैं। आप जो बात करते हैं, अगर आप बाथरूम में भी किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी वो सुन रहे होते हैं। अच्छा। तो उनको पता है आप क्या सोचते हैं और किस किस्म की बातें करते हैं प्राइवेटली। तो अब बात यह है कि उधर से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है आयशा, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी कीन है कि हम किसी ब्लॉक में ना जाएं। हम चाइना के बहुत करीब हो गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका अब हमें शक की निगाह से देखता है और हमें तकलीफ़ दे रहा है। FATF की तकलीफ़ है और भी बड़ी तकलीफ़ें हैं, IMF पूरी तरह ताउन नहीं कर रही वगैरह वगैरह। हमने असली जो पॉलिसी है वो है GHQ की, कि अब हमने किसी जगह पे किसी कैंप में नहीं रहना। हम बहुत चाइना के बहुत करीब हो गए थे, हमने वेस्ट के साथ अपने रिलेशनशिप रीएस्टैब्लिश करना है, रीसेट करना है। क्यों? क्योंकि सारी इमदाद वहाँ से आती थी, चाइना से इमदाद नहीं आती, सारी लोन्स नहीं, सारी एड वहाँ से आती थी, सारी तजारत आपकी वेस्ट के साथ है, चाइना के साथ तो आपकी तजारत कुछ भी नहीं है। जो चाइना आपको बेचता है वो 20-100 गुना ज़्यादा है जो आप चाइना को बेचते हैं। वेराज जो अमेरिका वगैरह है, या आप जो यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, वो अमेरिका से ज़्यादा इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट है, एंड सो ऑन। तो हम जेन्युइनली चाहते हैं किसी कैंप में। अब ये उठ के जा रहे हैं इस स्टेज में, ये उठ के जा रहे हैं रूस, जब वहाँ जंग का खर्चा है और वहाँ जंग का क्या खर्चा। मैंने आज सुना कि आज तो रूस ने अपनी फोर्सेस भी जो हैं यूक्रेन की वो 2 इलाकों में जो डिस्प्यूटेड हैं, जहाँ इश्यूज हैं, वहाँ उन्होंने अपनी फौजें भी भेज दी है और अब बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। इस सिचुएशन में आप जा रहे हैं रूस,
पता नहीं, मेरा तो ख्याल है शायद कैंसिल ही हो जाए। ये कल जा रहे हैं या जी, कल जा रहे हैं, 2 रोज़ा दौरा है। लेकिन हाँ। इसमें यूक्रेनी सफ़ीर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने इमरान खान से ये अपील की है कि वो किरदार अदा करें इस मसले के हल में। अच्छा, वो इमरान खान साहब कर किसी सकते ने हैं अपील नहीं की, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। इनका तो हैसियत ही कोई नहीं है कि इनके साथ कोई अपील करे। आपको याद नहीं है कि जब ये खुद ही अपनी हैसियत बुलंद करने में शौक़ रखते थे, तो इन्होंने एक जगह पे वाशिंगटन में बैठ के, जब ये न्यूयॉर्क गए थे सितंबर ऑफ 2020 में और 19 में, मेरा ख्याल है ये 18 में था और 19 में जब ये गए थे, और इन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैं सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक सालसी करवाने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं करूँगा। तो उसके साथ सऊदी अरेबिया में MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो नाराज़ हो गए, और वो दिन है और आज का दिन है अभी तक नाराज़ है। और साथ इन्होंने वहाँ जाके ये भी अनाउंस कर दिया कि मलेशिया और टर्की के साथ मिलके ये एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिसके साथ सऊदी अरेबिया फिर नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा OIC के तो हम हेड हैं, एक ही ब्लॉक है और टर्की के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और आप जो है वो मेहरबानी करके दूसरे कैंप में जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो फॉरेन पॉलिसी ये बना रहे हैं, इससे पाकिस्तान को बड़ा सख्त नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये जा रहे हैं इस स्टेज पे, ये सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं इंडिया के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं रूस भी जा सकता हूँ, मैं भी सऊदी अरेबिया भी होके आया हूँ, मैं UN भी गया हूँ, मलेशिया भी मैं गया हूँ, ये अपनी, और मैं चाइना तो खैर हो ही के आया हूँ। ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इनकी छुट्टी होने जा रही है अब, और इनकी इलेक्शन के अंदर पिटाई होने जा रही है। और मैं ऑनेस्टली आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स ऑब्जेक्टिवली। हाँ, ये सब्जेक्टिवली नहीं मैं कह रहा, ये वाइप आउट हो जाएंगे। इनकी जो कारकर्दगी रही है, आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम इनको कुछ नहीं देगी। अब आवाम इनकी एहतसाब करेगी, और एहतसाब ऐसे करेगी, इनको निकाल देगी कि जाओ निकलो, तुम्हें वोट नहीं डालना हमने, और तुम्हें कोई सीटें नहीं मिलनी, अब तुम तो जाके बाहर। और ये जो कानून साजी कर रहे हैं, ये सारे इनके गले पड़ेगी, जो हम लोगों के खिलाफ कर रहे हैं या अपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये एक अपनी हैसियत बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए कानून तब्दील कर दिया जी कि हम लोकल बॉडीज़ में सारे मिनिस्टर्स जाएंगे, आवाम के साथ रब्ता करेंगे। खान साहब खुद जा रहे हैं, और अब वो दिन आ गया है कि जिनको ये गालियां देते थे, जिनको ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, अपने एलाइज को, आपको याद होगा, उनको अब ये मिलने जा रहे हैं। और खबरें आ रही हैं, कोई इधर से लीक कर रहा है कि जी MQM को भी मिलेंगे जी, रशिया से वापसी पे। हाँ, और ये भी खबर आ रही है कि शायद जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हो जाए, और ये भी आ रही है कि जी वो चौधरी को भी शायद वो आए थे तो चौधरी साहब चले गए इस्लामाबाद, मसरूफ हो गए थे, तो अब शायद दोबारा ये बातें अब चलनी शुरू हो गई हैं, और इनकी तरफ से ये फेक न्यूज़ या ये न्यूज़ जो है ये निकाली जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक पब्लिक रिलेशन का एक प्रोपेगेंडा एफर्ट है ये, कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं वर्ल्ड लीडर हूँ। अब क्योंकि कारकर्दगी नहीं है, यहाँ पिटाई हो रही है, तो अब ये अपना एक परसोना बनाना जा रहे हैं कि मैं वर्ल्ड लीडर हूँ, मैं रूस और अमेरिका के दरमियान रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मैं रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं मलेशिया और टर्की के साथ मिलके मैं ये कर। आप तो गुस्से में आ गए। नहीं यार, मैं मजाक, मतलब आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, गुस्सा कोई नहीं है, आई एम लाफिंग। ठीक है। अब वो जो यूक्रेनी सफ़ीर जिनकी आप बात करें, वो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है यूक्रेन में, तो आप उसके लिए किरदार अदा करें। हो सकता है जाके बात कर लें सेठी साहब, और सनती ताउन बढ़ाने की भी आपको साथ ले जाएं, अच्छा, ताकि आप उनको अच्छी एडवाइस दें। सनती ताउन बढ़ाने की भी बात हो रही है। खैर, ये तो 2 रोज़ा दौरे के बाद तावन शावन कोई नहीं होना, ये बातें हैं, ये आज तक कुछ नहीं हुआ। रशिया ने आपको ना कुछ दिया है, ना उनके पास देने को कुछ है आपको। वो एक गैस पाइपलाइन की बात होती है, exactly, वो जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा और जब तक अमेरिका जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो ख़त्म नहीं करेगा, उस वक्त तक आपको कोई अमेरिकन कंपनी या कोई कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ये सारी हवा में बातें हैं। अच्छा, ठीक है। खित्ते में क्या उठक बैठक हो रही है, इस पर बात करें। इमरान खान साहब के विजिट से वापसी पे देखेंगे कि रशिया से क्या खबर आती है या पाकिस्तानी सोर्सेज क्या बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह से जो गैर कानूनी तौर पर पैसा मुंतकिल किया जाता है उसकी वापसी पे भी बात की कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिनकी वजह से ऐसा हो नहीं पाता। जब वो ये बात कर रहे हैं तो स्विस लीक्स हम सबको याद आती हैं। आपको पता है पैनामा, फिर उसके बाद पैराडाइज, फिर उसके बाद पेंडोरा, और अब ये स्विस लीक्स। क्या इससे भी वही रिपल इफेक्ट होगा जो पनामा पेपर्स की वजह से हुआ पाकिस्तान में? इदारों जहाँ जहाँ जिस के नाम आ रहे हैं, क्या प्रेशर आ सकता है? नहीं, देखिए कोई ख़ास प्रेशर वैशर कोई नहीं आना, ना पनामा के ऊपर कुछ हुआ तो था। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदल गया। नहीं, वज़ीर आज़म पनामा में नहीं बदला ना,
वज़ीर आज़म को पूरी कोशिश की गई उन्होंने कि किसी तरीके से पनामा के ऊपर ख़त्म किया जाए। उनके ऊपर तो चला वहाँ से सिलसिला, फिर इकामा पे ख़त्म हुआ, इकामा लगा के हुआ। तो उससे पहले धरने भी कोशिश की गई। पनामा में तो कुछ नहीं निकला, नवाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ नहीं निकला, उनके नाम पे ऑफशोर कंपनी किसी का नहीं कुछ निकला। तो वो तो एक माहौल बनाने के लिए एक चीज़ उस वक्त आ गई जिसको उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। प्रेशर आया तो खान नवाज शरीफ साहब ने कहा एक JIT बना दें, अदालत ने कर दिया और वो फिर इनके गले पड़ गई, वो और चीज़ थी। अब ये है कि इसका भी कुछ नहीं होना। मैं अब आपको बताऊं इसका कुछ नहीं होना। यहाँ जिन लोगों के नाम लिए गए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम भूल जाते हैं तारीख हमारी। 2-3 जर्नैलों का नाम आया है, कुछ बिजनेसमैन का नाम आया है। ये सब वो लोग हैं, इनमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी नैब के साथ मोकमका कर लिया हुआ। यानी नैब को ये इल्म था, नैब को सबके बारे में पता था। और उनके खिलाफ केसेस भी हुए थे पहले और उन्होंने आके नैब के साथ सेटलमेंट्स भी कर ली थी। अब 3 जर्नैलों के नाम आए हैं, मैं ज़रा उसकी बात कर लूँ जी। 3 जर्नैलों के नाम आए हैं। ये इसलिए दिलचस्पी इसमें मेरी इसलिए है कि 1986-87 में ये सबसे पहले इनका हवाला दिया गया था। और ये बहुत दिलचस्प कहानी है। पता नहीं इतना टाइम है आपके पास? हमने ब्रेक पे जाना है। तो फिर ये है कि ये मुझे पूरी टाइम दें आप, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, उसमें तारीख भी है और बड़ी दिलचस्प चीज़ है। हाँ, वो तारीख की तरफ तो हम जाएंगे इसलिए क्योंकि साबिक ISI सरबराह का नाम आ रहा है इसमें, जिनको बहुत डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ आपसे इतना जानना है कि जब पेंडोरा पेपर्स आए ये पिछले साल के आखिर में, तो उस पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी और इमरान खान साहब ने कहा था कि उस पर वो इंक्वायरी करेगी। इस पर आप क्या समझते हैं कि अजाला हो सकेगा माजी में जो कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं होना। तो जो इनकार कर रहे हैं, जिनसे बात की गई है और उन्होंने कहा कि थे भी तो वो ख़त्म हो गए अकाउंट्स, इन्वेस्टिगेट करने की कोई सूरत है? नहीं, इनमें से कुछ लोग तो हैं जिनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ अगर नहीं हुई तो अब नैब खोल लेगा और सवाल जवाब करने शुरू कर लेगा। और वो भी सेटल कर लेंगे आके किसी स्टेज पे। अब बात यह है कि इसमें जो कोर इश्यूज़ जो इस वक्त हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और उसमें एक तारीख़ का भी एक हिस्सा है कि ये 3 जर्नैल जिनका जिक्र आ रहा है ये कौन थे, कैसे इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, कहाँ से ये पैसे आए, कहाँ ये पैसे गए, और अगर इन्होंने कोई सेटलमेंट भी अगर की है तो वो किस तरीके की है, कितने पैसे दिए हैं, कितने कहाँ हैं, क्या नहीं है, ये बात डिस्कस करने वाली है। और आप मुझे अगला सेशन पूरा देंगे, मैं आपको पूरी एक कहानी सुनाऊंगा जो कि 1986-87 में शुरू होती है और अभी तक चल रही है। और वेरी इंटरेस्टिंग कि 37 साल के बाद कुछ राज अफशा होते हैं, लेकिन इससे पहले ये नहीं है कि वो किसी के इल्म में नहीं थे, लेकिन सामने इस तौर पर नहीं आए थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे ये दिलचस्प दास्तान सेठी साहब से। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, स्विस सीक्रेट्स अब सीक्रेट्स नहीं रहे। जनरल ज़ियाउल हक उनका नाम आ रहा है, इसके अलावा जनरल रहीमुद्दीन हैं, जनरल जाहिद अली अकबर हैं और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जिनके साहबजादे भी मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इनके हवाले से कहा जाता है कि बहुत ईमानदार थे। आप हमें क्या बताएंगे? मैं आपको वो बताऊंगा जो लिखा गया है। अच्छा। मैं अपनी कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। अच्छा। और जिसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं आई है, और अगर कहीं डिनाइल आई है तो वो भी जिक्र कर दूँगा। देखिए, हुआ ये था कि 1986-87 में एक अमेरिकन रसाला है टाइम मैगज़ीन जी, अब शायद टाइम था या न्यूज़वीक था, उसमें एक मजमून मैंने पढ़ा उस वक्त जिसमें लिखा गया था कि दुनिया के सबसे अमीर जनरल्स 3 हैं और उनका नाम दिया गया और बताया गया कि कैसे वो इतने अमीर कैसे हैं। उनमें 3 जर्नलों के नाम थे जिनमें से आज कुछ नाम वापस आ गए। उनमें जनरल रहीम का नाम था जी, उनमें जनरल फजल हक का नाम था और उनमें जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जी। तीनों उस वक़्त हयात थे और तीनों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा था। अच्छा, फजल हक का नाम तो नहीं है? फजल हक का नाम उन आर्टिकल्स के अंदर था। अच्छा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ओके। इसमें नहीं आया, उसमें था। उसमें फिर तफ्तीश और उसमें लिखा था ये दीज आर द 3 ऑफ द रिचेस्ट जनरल्स इन द वर्ल्ड। तो वो कोई इशू नहीं है, वो टाइम मैगज़ीन या न्यूज़वीक जो वो मिल जाएगा। और मैंने भी रखा था एक अपने पास अपने, वो मुझे चाहूँगा तो ढूंढ लूँगा किसी को। तो अब आई ये बात कि वो क्यों कैसे अमीर हुए, तो अब उसके ऊपर बड़े आर्टिकल्स लिखे गए और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उसके ऊपर तबसरे हुए। उसमें
वॉशिंगटन पोस्ट में भी हुए हैं, अब इन लीक्स के बारे में जो स्टोरीज आ रही है उसमें भी है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जी, इनफैक्ट 3 अरब डॉलर अमेरिका से ट्रांसफ़र हुआ पाकिस्तान फॉर जिहाद अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन अफ़गानिस्तान। 80 की दिहाई सोवियत यूनियन आ चुका था अफ़गानिस्तान में, जिहाद शुरू करवा दी थी जनरल ज़ियाउल हक ने, मुजाहिदीन, उनके लिए पैसे चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, वो अमेरिका और सऊदी अरबिया ने वादा किया था हम देंगे, मगर खुफिया तौर पे हम डायरेक्टली नहीं दे सकते बिकॉज ऐसे लगेगा हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए वहाँ देने थे। दिलचस्प बात ये थी कि उसमें 2 किस्म के हथियार थे, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग होनी थी, तो उन्होंने कहा कि हमें ईस्टर्न यूरोप या सोवियत वेपन्स वही हमने इनको जो देने हैं, ताकि अगर कोई पकड़े भी तो ये कहें जी हमने तो रूस वालों की फ़ौजों से ये छीने हैं। अच्छा, अमेरिकन हथियार नहीं दिए जा सकते थे, अच्छा, तो पैसे दिए जा सकते थे, पैसे के साथ रूसी हथियार ख़रीदे जा सकते थे क्योंकि बहुत से ऐसे हथियार थे रूसी जो चाइना भी बना रहा था। उस वक़्त चाइना और रूस के तल्लुकात अच्छे नहीं थे। अच्छा, तो ये पैसे दिए गए, एक कमेटी बनी पाकिस्तान के अंदर, जिस कमेटी के अंदर 4-5 सेंट्रल फिगर्स थे, और ये वो कमेटी थी जिसको सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ अमेरिकन CIA के ज़रिए। CIA ने 1.5-2 अरब डॉलर ओवर द कोर्स ऑफ 4-5 साल इस कमेटी को दिया कि आप हथियार ख़रीदें, रूस और चाइना वाले हथियार ये ओपन मार्केट से, और ये आप आगे दें उनको, और पैसे भी मिले। अब इस कमेटी के अंदर कौन थे? इस कमेटी के अंदर 3-4 जर्नैल थे और एक सिविलियन भी था जी। इस कमेटी के जो जर्नैल थे उनमें से जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान थे, वो चेयरमैन थे इस कमेटी के जी। तो सारा पैसा ओरिजिनली इस कमेटी में आया। उसके बाद फजले हक साहब भी थे इस कमेटी के अंदर, वो उस वक्त जनरल ज़िया के गवर्नर KP थे और वो बहुत ही एग्रेसिव किस्म के शख्स थे और उनके बारे में बड़ी कहानियाँ थी। बाद में वो उनको असैसिनेट भी वो हो गए। और इसमें रहीमुद्दीन साहब थे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे उस वक्त जी। और इसमें साहिबजादा याकूब भी थे जो सिविलियन थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्स जनरल थे। हाँ। जो याद रहे, ही वाज अ जनरल, जनरल याकूब खान। लोग भूल जाते हैं कि ही वाज अ जनरल, उनकी शोहरत एज अ जनरल नहीं है, उनकी शोहरत एज फॉरेन मिनिस्टर रही है। और वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बड़े पढ़े लिखे थे ये वो, तो लोग उनको याद नहीं रखते। वो भी एक जनरल थे, सर्विंग जनरल थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। ही वाज अ सर्विंग जनरल व्हेन बांग्लादेश हैपेंड। ओके, तो बात ये है कि ये लोग थे उसके अंदर। और उस वक़्त इनमें से जो तीसरा नाम लिया जा रहा है आज, जो कि नाम लिया जा रहा है जाहिद अली अकबर साहब का। जाहिद अली अकबर साहब PCB के चेयरमैन रहे हैं, मगर वहाँ तो इतनी गुंजाइश नहीं थी चोरी शोरी की। उसके बाद ये वापडा के चेयरमैन भी रहे। वापडा से ज़्यादा परचेज़ पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है जो नहीं करता। सबसे ज़्यादा परचेज़ वापडा में होती है और वापडा के अंदर ही सबसे ज़्यादा पुराने जो करप्शन के केसेस निकलते हैं वो रहे हैं। तो वापडा में ये चेयरमैन रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी कहूटा के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही थी 70s के अंदर और 80s में, इनरिचमेंट प्लांट्स जो बन रहे थे, उसमें जो सारी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह थी वो जाहिद अली अकबर साहब ने सुपरवाइज करवाई थी। इंजीनियरिंग कोर्स से थे ना। तो इसलिए, और आपको पता है हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान, उनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम लग गए ना। जो मुशर्रफ साहब नहीं लगाए थे कि आप ये करते रहें, ये करते रहे, ये करते रहे, खुदा गरीब के रहमत करें, आप बहुत कुछ करते रहें और उसका हिसाब नहीं है हमारे पास। तो ये ऐसी एरिया से जहाँ से पोटेंशियली बहुत कुछ आप निकाल सकते थे। ऊपर से अमेरिकन एड आ रही थी। तो मेरा ख्याल है ये सारा जो पैसा है, इल्ज़ाम ये है कि जो सारे पैसे बनाए इन लोगों ने, ये इन लोगों ने इन फैसिलिटीज़ की बेसिस के ऊपर ये सारे पैसे बनाए। और फिर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाके इन्होंने डिपॉजिट्स किए, पार्क किए। और आज तो वो अकाउंट्स नहीं है, बिकॉज वो तो एक और ऐसा हादसा हुआ जिसमें जाहिद अली अपना अख्तर अब्दुर्रहमान और ज़ियाउल हक साहब 1988 में, जबकि एक कैंप था यहाँ ओजड़ी कैंप का, वो भी 1988, वो 10 अप्रैल 1988 को। अच्छा, तो बस फिर हुआ ये था कि अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि हमने जाना है यहाँ से, और अब ये ख़त्म हो गई।
उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जुनेजो साहब, मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उन्होंने जिनीवा जाके और एक मुआहदा कर दिया था जिसमें सोवियत विड्रॉल जो थी उसको ओके कर दिया था। जनरल ज़ियाउल हक बड़े नाराज़ थे कि भाई आपने क्यों ओके किया, हम तो इसको चलाना चाहते हैं और थोड़ी देर। सोवियत यूनियन वहाँ से भागना चाहता था, उनको रास्ता दे दिया जुनेजो साहब ने कि ठीक है जी, हम अग्री करते हैं आपकी विड्रॉल होनी चाहिए और हम रिस्ट्रेन कर देंगे मुजाहिदीन को कि ये अटैक वैक ना करें, ताकि आपको और नुकसान ना हो और एक पीस, एक कॉरिडोर आपको मिल जाएगा जहाँ निकल जाए। तो उससे जनरल ज़िया के साथ इनका झगड़ा हो गया जुनेजो साहब। जुनेजो साहब ने ये भी और जब ये हुआ तो ओजड़ी कैंप जो है वो एक दिन ब्लास्ट हो गया वहाँ, और वहाँ जो ब्लास्ट हुआ उसमें बहुत सी जो मिसाइल्स थी या वो जो चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, अमेरिकन वेपन्स पड़े हुए थे वहाँ जो आगे जाने थे, कुछ अमेरिकन वेपन्स थे और कुछ दूसरे वेपन्स थे। अमेरिकन वेपन्स के अंदर कुछ स्टिंगर मिसाइल्स भी थी। अब स्टिंगर्स वो एक हथियार था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इस जंग के एरेना के अंदर प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से रूस के जो MiGs मिग जहाज़ थे या दूसरे जहाज़ थे उनको मुजाहिदीन ने गिराना शुरू कर दिया, और उसके साथ जो बैलेंस ऑफ पावर था वहाँ वो तब्दील हो गया। फिर उसके बाद रूस के लिए मुश्किल हो गया था वहाँ जंग करना, और रूस को फिर निकलना पड़ा वहाँ से। और वो जो स्टिंगर्स थे दे वर वेरी वैल्यूबल। अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि अब हम जा रहे हैं, ये ख़त्म हो गई ये बात, हमारे स्टिंगर सारे वापस कर दें, हम नहीं चाहते किसी चाइना के हाथ चढ़ जाए या किसी और के हाथ चढ़ जाए। अच्छा। नई टेक्नोलॉजी थी उस वक्त जहाज़ को गिराने के लिए, 80s की बात कर रहा हूँ। तो वो फिर ओजड़ी क्राइम ब्लो अप कर गया। तो जुनेजो साहब ने कहा इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ये ब्लो अप कैसे हो गया, इसमें तो बड़े हथियार थे हमारे, ये था वो था। बाद में जो कहानी निकली वो ये निकली कि उन्होंने एक कमीशन रिपोर्ट की। नईम राना साहब थे उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर, एक सियासतदान सरगोदा उस इलाके से, उन्होंने ही वाज डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की, शायद होने की लेकिन मुरतब कर ली थी और प्रेजेंट कर दी थी, और उन्होंने जुनेजो साहब को दे दी। जुनेजो साहब ने ज़िया को कहा कि इसको तो पब्लिक करना पड़ेगा। अच्छा। तो ज़िया ने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये तो सारी हमारे पे आ रही है जिम्मेदारी, क्योंकि उसमें ये था कि एक्सीडेंट कोई नहीं है, ये जान के किया गया, इंटेंशनल है। ठीक है। अमेरिकनों का ये कहना, बहुत कम है, अमेरिकनों का ये कहना है भाई, एक मिनट, कि वो हम अपने हथियार वापस लेने आ रहे थे, इन्होंने ऑलरेडी वो बेच दिए हुए थे। अच्छा। पैसे हजम कर गए थे, हमें कहाँ तक पड़े हुए हैं, आप ले जाएं। अच्छा, उस जमाने में अमेरिका में तो ये सब छपता था, लेकिन पाकिस्तान में ज़राए इब्लाग की नजर नहीं होता था। ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था, सेंसरशिप थी तो बहुत था, कोई करके ऐसी बात। मगर ये है कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब मेरा ख्याल है इस पर बहुत रोशनी डाल सकते हैं। तो एक ये जो ओजड़ी कैंप का हादसा जो हुआ था उसमें एक एक्सीडेंट के तहत, बिकॉज बहुत सी मिसाइल्स जो थी या जो बम थे वो चल रहे थे और गिर रहे थे, उनमें से एक मिसाइल आके शायद खाकान अब्बासी साहब के वालिद साहब जो कि एक फ़ौजी थे, वो भी सीनियर फ़ौजी अफसर थे, सर्विक थे, उनका ताल्लुक नहीं था इन चीज़ों के साथ। अच्छा। मगर वो सर्विक उनके ऊपर उनकी ट्रैवल कर रहे थे बेसिकली फ्रॉम मरी टू रावलपिंडी और पिंडी, उसके ऊपर भी एक गिरी और वो शहीद हो गए। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत सी बातें हैं जो तारीख में लिखी गई हैं जो हमें इजाज़त ही नहीं मिली गई कि उसको आप सामने लाएं, और उनके अंदर अगर आप सिविलियंस की बात करते हैं कि सिविलियंस के अंदर बड़ी करप्शन हुई, बड़ा ये हुआ, बड़ा वो हुआ, जो यकीनी तौर पे ज़रूर हुआ होगा, तो सिर्फ सिविलियंस नहीं और भी इदारे ऐसे हैं जहाँ इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं और बहुत कुछ होता रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें निकलती हैं और निकलती आएंगी। ठीक है, लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स कहाँ पाक होती हैं? पैसे का तो हमें पता चल जाता है कहाँ पाक, ये रिपोर्ट्स कहाँ पाक होती हैं सेठी साहब? देखिए, आज तक बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जी, जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट हो गई, हमूद रहमान कमीशन हो गई, ये हो गई। हमूद रहमान तो जनरल मुशर्रफ ने रिलीज कर दी। जी जी, वो इंडिया में भी छप गई थी, वो तो वैसे रिलीज कर दी थी, मुशर्रफ साहब ने कहा था ये निकले, बड़ी अच्छी बात है। मगर जो एबटाबाद कमीशन वो अभी तक नहीं आई, और इसी तरीके के साथ और भी बहुत सी रिपोर्टें हैं, किसी दिन एक प्रोग्राम करना चाहिए रिपोर्ट्स के ऊपर। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे चाहेंगे इजाज़त, और आप अपना सवाल सेठी साहब से पूछ सकते हैं। उसी तरह वीडियो मैसेज के जरिए इस नंबर पर फीडबैक भी पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।